हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो भाई आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी टॉपिक वाइज एमसीक्यू। इसमें हम करने क्या वाले हैं भाई, सबसे खास बात यह है कि अगर आप एनसीईआरटी टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर लेते हो तो आपका हो जाएगा मास्टरिंग इन एनसीईआरटी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई आपने तो क्लास ऑलरेडी कर रखा है, आपने एनसीईआरटी को भी कई बार पढ़ रखा है, लेकिन आपने उसके एक एक लाइन से क्वेश्चन कभी नहीं बनाया होगा। क्योंकि आप कहीं भी क्लास करते हो तो सर तो आपको बोलते हैं भाई मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाओ, उससे क्वेश्चन खुद बनाओ, खुद सॉल्व करो, कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं। तो वो चीज़ मैं आपके लिए करके दूंगा। मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन से, है ना, एक एक लाइन से मैं आपको क्वेश्चन बना कर दूंगा और मैं उसे खुद ही सॉल्व करके भी दूंगा। लेकिन आपको करना क्या है, जैसे आप अगर आपने लेक्चर ओपन कर लिया है तो आप एक कॉपी ले लो, एक आप पेन ले लो, आराम से बैठ जाओ और मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्लीज़ उसे पहले खुद से सॉल्व करना। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। अगर आप नीट की तैयारी करना चाह रहे हो, सीयूटी की कर रहे हो, पैरामेडिकल या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है हर एक कंपटीशन में एनसीईआरटी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए एनसीईआरटी आपको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस बता दूं। जैसे आज का टॉपिक है व्हाट इज अ सेल। जैसे आप एनसीईआरटी ओपन करोगे, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको जैसे ओपन करोगे तो वहां पे एक टॉपिक है आपको व्हाट इज अ सेल। इसमें देखो कुछ चीजें मतलब कि क्या क्या है डिस्कस किया गया। जैसे एक वर्ड है यहाँ पे, अगर आप गौर से अगर आप देखेंगे क्या क्या है, देखो मेरे भाई, इनएनिमेट। इसका मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है? आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो इस पे जैसे ये वर्ड पे क्वेश्चन है आपके। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे यूनिट्स ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट, मतलब इस पे क्वेश्चन है। इसका डिस्कवरी, जैसे यहाँ पे देखो कुछ नाम दिया हुआ है कि इन्होंने डिस्कवरी किया था, जैसे एंड एवी लिविन हुक का नाम दिया हुआ है, रॉबर्ट ब्राउन की गिवन है। कुछ ये जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं, तो ये सब का एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन पे मैं आपको यहाँ पे इस वाले पेज से मैं आपको टोटल 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। और आपसे मेरी बस यही गुजारिश है कि ईमानदारी पूर्वक आप पहले इसे खुद से ट्राई करेंगे और मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको 30 में कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस सीरीज में हम करने वाले क्या है। तो आज का टॉपिक ये है। इसके बाद जस्ट बिल्कुल भाई एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी से इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकेंगे, एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। क्वेश्चन कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना। चलिए जल्दी से वीडियो पहले ईमानदारी से पॉज करो। वीडियो को पॉज करना बिल्कुल नहीं भूलना मेरे भाई, ईमानदारी से पॉज कीजिए। आप पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे। बस इतना ही आपको फॉलो करना है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। बताइए किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग क्या बनाता है? क्या अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर सांस ले तो उसे आप लिविंग कहोगे? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं। प्रेजेंस ऑफ द सेल, हाँ बिल्कुल यार। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम लिविंग कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर सेल है, इसलिए वो लिविंग है। अगर सेल नहीं होगा तो वो लिविंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये कौन कह रहा है? ये आपका एनसीईआरटी कह रहा है। एनसीईआरटी का लाइन पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही रूल है भाई, पहले पॉज करो। देखो क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज मिसिंग इन। मैंने आपको बोला था ना एक एक वर्ड पे आपको मैं क्वेश्चन बना कर दूंगा। एक वर्ड आपको यूज हुआ है यहाँ पे, इन एनिमेट, है ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि बताइए इन एनिमेट में क्या मिसिंग है जो कि लिविंग में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इन एनिमेट का मतलब क्या होता है? इसको आप नॉन लिविंग कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो मेरे भाई? इसको आप नॉन लिविंग कह सकते हो। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि नॉन लिविंग में क्या ऐसा नहीं है जो लिविंग के अंदर है। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या था कि लिविंग किसको कहते हैं? जिसके अंदर सेल प्रेजेंट होता है उसी को हम लिविंग कह सकते हैं। तो मतलब इसके अंदर क्या अब्सेंट होगा भाई, क्या मिसिंग होगा? इसके अंदर सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा, इसलिए तो इसको हम नॉन लिविंग कह रहे हैं। तो बताइए क्या मिसिंग है? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बताइए क्या है मेरे भाई? इसका आंसर सेल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे देखो यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन में ही पूछा गया है कि बताइए आंसर द क्वेश्चन टू दिस प्रेजेंस। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखो अच्छे से तो देखो यहाँ पे व्हाट इज दैट एन इनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव विच इज अ लिविंग। बताइए इसके अंदर ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से इसको हम लिविंग के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। सिंपल सा कहना ये चाह रहा है। तो वही बात यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन के फॉर्म में, क्या नहीं है? उसके अंदर सेल नहीं है, इसलिए उसको हम नॉन लिविंग के कैटेगरी में रखते हैं, बोले तो इन एनिमेट के कैटेगरी में रखते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये वर्ड आपको समझ में आया ना, है ना, आया ना समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है
ये तो बहुत ही आसान है भाई। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पूछा गया है, बताइए। बहुत ही आसान है मेरे भाई, वो क्या होता है? ये तो सेल होता है। इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। इसमें देखो एक तो बेसिक यूनिट पूछ लिया है, इसको थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाई कर दें, इसमें आपसे क्या पूछ सकता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये भी अगर आपसे पूछे तो इसका भी आंसर क्या होता है? सेल ही होगा। समझ में आया? अब मुझे ये बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बताइए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ। कोई भी लिविंग, देखो लिविंग नॉन लिविंग में बहुत अच्छे से ध्यान देना। स्टार्टिंग में आपको बस यही क्लियर किया है कि किसको हम लिविंग कहते हैं, किसको नॉन लिविंग कहते हैं, क्यों लिविंग कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, है ना। ये सारी चीज आपके बात हुई है स्टार्टिंग में। तो बताइए मुझे कि बताइए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे कंपोज्ड है, मतलब किससे बना हुआ है? क्या वो एटम से बना हुआ है, क्या ऑर्गेन से बना हुआ है, या टिश्यू से बना हुआ? भाई कोई भी एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो जाए, देखो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, आपका एनसीईआरटी कहता है कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपका बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया आपको पता है यूनिसेलुलर होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो आपका ह्यूमन बींग से हो, चाहे वो ह्यूमन बींग से हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर ये क्या है मेरे भाई, अगर ये लिविंग है, अगर ये क्या है, लिविंग है, तो वो किससे मिलकर बना होगा? वो सेल से मिलकर बना होगा। ये कौन कह रहा है? ये हमारा आपका एनसीईआरटी कह रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है किसी को? कोई परेशानी? अरे नहीं होगा यार, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट आर यूनिसेल, कितना प्यारा से क्वेश्चन है। बताइए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? यहाँ पे ये वर्ड खुद ही कह रहा भाई। यूनी मतलब क्या होता है? यूनी मतलब होता है सिंगल। यूनी मतलब होता है सिंगल। सिंगल मतलब बोले तो वन। तो जो एक सेल से मिलकर बना होता है वो सिंगल है। अरे सिंगल हो क्या? अरे अरे नहीं, दिल पे हाथ नहीं रख। सिंगल हो क्या? सच में सिंगल हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा ना बोलो यार, ना पढ़ लो फिर देखेंगे क्या है। सिंपल सी बात है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? उसके अंदर वन सेल होते हैं, है ना। अगर मल्टी सेलुलर पूछे तो उसके अंदर होते हैं मोर देन वन सेल। टू सेल बताइए। टू सेल बोले तो, अरे टू सेल क्या यूनिसेलुलर मिलकर बनेगा? नहीं यार, यूनी पूछा गया है ना, टू तो दो सेल तो अलग हो गए। मल्टी सेल के बारे में बात करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी पे है। व्हाट आर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल? आप क्वेश्चन आपसे कह रहा है बताइए जो ऑर्गेनिज्म मेनी सेल मतलब कि एक से ज्यादा सेल या मल्टी सेल से मिलकर बने, तो उसको हम कैसा ऑर्गेनिज्म कहते हैं? बताएंगे आप। क्या उसको यूनिसेलुलर कहेंगे? इसमें तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको, जो एक सेल से मिलकर बने उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है ज्यादा मिलकर बना है, तो जो मोर देन मतलब मल्टी सेलुलर मिलकर बने उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आसान सा क्वेश्चन है ये, है ना, इसमें से कुछ बताने की चीज है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है ये। ह्यूमन बींग से बताइए किसके कौन से, अब हमने देखा कि जो अगर एक सेल से मिलकर बने, देखो यूनिसेलुलर सिंपल सी बात है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? जो सिंगल सेल से मिलकर बने, जो सिंगल सेल से मिलकर बने उसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर किसको कहते हैं मेरे भाई? मल्टी सेलुलर किसको कहते हैं? अरे जल्दी बोलो। जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने, है ना, जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। नॉन लिविंग किसको कहते हैं? एनसीईआरटी किसको कह रहा है? जिसके अंदर सेल प्रेजेंट हो ही नहीं, जिसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसका तो कोई मसला ही नहीं है। फिलहाल आप ये बताएंगे कि ह्यूमन बींग्स किसका एग्जाम्पल है? क्या ये नॉन लिविंग हो? नहीं यार, हम तो लिविंग है, तो इसको तो कट कर दो पहले। सिंपल सी बात है, जो है इसका मल्टी सेलुलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन के अंदर मोर देन वन सेल मतलब बहुत सारा सेल सब मिलकर हमारा बॉडी बना है, तो ये आपका हो जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत है किसी को? कोई परेशानी? आई होप कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन परफॉर्म, इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन परफॉर्म ऑल इसेंशियल लाइफ फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ध्यान देना, इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। इसमें से कौन है ऐसा जो लाइफ का जितना भी फंक्शन होता है, ऑल फंक्शन, क्या है? ऑल फंक्शन वो इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा? परफॉर्म कर रहा। वो किस, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, ब्रीथिंग, डाइजेशन, कोई सा भी होता, लाइफ प्रोसेस जितने भी होते हैं सब खुद ही कर रहे हैं और किसी पे डिपेंड हुए बगैर इंडिपेंडेंटली। तो वो कौन सा आपका एनसीईआरटी कहता है? उसी को हम सेल बोलते हैं। सेल के अंदर ये कैपेसिटी होता है कि जो ऑल फंक्शन करे। ये क्या करे मेरे भाई? ऑल फंक्शन करता है। ऑल फंक्शन करता है, वो भी
इंडिपेंडेंटली, वो किसी पे डिपेंड होके नहीं करता है। समझ में आया ना? तो ये ऑर्गेन नहीं होता है, ये टिश्यू नहीं होता है, ये कौन होता है? सेल होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू इंडिपेंडेंट लिविंग। आसान सा क्वेश्चन, घुमा के पूछा है, बताओ जल्दी से। अरे जल्दी इसका पहले कमेंट करो। ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए हो, ये क्वेश्चन भी आपका इजीली तरीके से बन जाएगा। बताइए मिनिमम स्ट्रक्चर क्या रिक्वायर होगा किसी भी इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब कि कोई जिंदा है, अगर उसको इंडिपेंडेंट जीना है कि चलो भाई मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होऊंगा, है ना, मेरे को इंडिपेंडेंट चाहिए, मेरे को आज़ादी चाहिए, मैं अपने तरीके से सब काम करूंगा और फंक्शन करूंगा, तो उसके लिए मिनिमम स्ट्रक्चर क्या चाहिए? क्या उसको न्यूक्लियस चाहिए? नहीं यार, न्यूक्लियस नहीं चाहिए उसके अंदर, उसको एक कंप्लीट सेल चाहिए। मैंने आपको बताया ना, सेल के अंदर कैपेसिटी होता है, मतलब उसके अंदर एबिलिटी होता है कि वो अकेले ही हर लाइफ प्रोसेस जाए, चाहे वो आपका रेस्पिरेशन हो जाए, चाहे वो आपका डाइजेशन हो जाए, चाहे वो आपका ग्रोथ, कुछ भी हो जाए, मतलब कोई सा भी एसेंशियल, आपका एंजाइटी कहता है, कोई भी एसेंशियल लाइफ प्रोसेस वो ऑटोमेटिक, मतलब कि इंडिपेंडेंट होकर अपना कंप्लीट कर सकता है, वो सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। न्यूक्लियस को नॉर्मली आप क्या कहते हो मेरे भाई? न्यूक्लियस को नॉर्मली कहते हो ब्रेन ऑफ द सेल कहते हो। राइबोसोम को क्या कहते हो? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हो। देखो ये जो इनका काम क्या होता है राइबोसोम का, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। इसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। इसको क्या कहते हो मेरे भाई? प्रोटीन फैक्ट्री। मतलब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बस एक ही फंक्शन होता है, वो क्या होता है मेरे भाई? प्रोटीन बनाने का। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हो मेरे भाई? पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब इसके अंदर क्या फॉर्मेशन होता है? एटीपी बनता है या एटीपी फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अगर आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो मतलब फंक्शन एक ही, मतलब कोई एक ही स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। राइबोसोम भी कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, न्यूक्लियस भी कोई स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। और सबसे खास बात, ये सारी चीजें, ये आपका जो न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब के सब किसके अंदर प्रेजेंट होता है भाई मेरे? वो एक सिंगल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसके अंदर मान लेते हैं ये आपका राइबोसोम है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लो, ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लो, ये राइबोसोम मान लो, ये आपका न्यूक्लियस, बस समझा रहा हूँ। तो देखो ये सारा का सारा किसके अंदर प्रेजेंट है? एक कंप्लीट सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये समझ में आया ना? तो ये सिर्फ हम न्यूक्लियस को इंडिपेंडेंट मिनिमम स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, राइबोसोम को नहीं कह सकते। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज द सेल कंसिडर्ड एज, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई इज द सेल कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्यों कंसिडर करते हैं एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्या वो एनर्जी को स्टोर करता है, इस वजह से हमने ऐसा कहा इसको? नहीं यार, सिर्फ ये वजह नहीं हो सकता है। ये कैन कंट्रोल रिप्रोडक्शन, क्या वो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, इस वजह से? अरे नहीं नहीं नहीं, फंडामेंटल ही इसे क्यों कहे मेरे भाई? क्यों कहे? क्योंकि ये इस परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शन, जितना भी लाइफ फंक्शन होता है, ये हर एक काम को ये कर सकता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसलिए इसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कौन कौन सा फंक्शन कर सकता है, जल्दी बोलो भाई? जैसे आपका रेस्पिरेशन हो गया, आपका डाइजेशन हो गया, और आपका कौन सा हो गया भाई? एक्सक्रीशन। मतलब जितना भी फंक्शन आप जानते हो, सारा का सारा ये अकेला, एक बंदा अकेला कर सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं डिस्कवरी में। देखो अब आपका एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है कुछ सेल के बारे में कि इसने वो डिस्कवर किया, उसने वो डिस्कवर किया, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, हु फर्स्ट सॉ, देखो फर्स्ट वर्ड ध्यान देना, फर्स्ट सॉ द डिस्क्राइब लिविंग सेल, लाइफ सेल, मतलब कि इसमें से कौन जिसने देखा है और डिस्क्राइब किया है किसको? लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया है। क्या रॉबर्ट हुक साहब थे, उन्होंने डिस्कवर किया था? नहीं मेरे भाई, इन्होंने भी तो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, लेकिन इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। अगर डेड वर्ड आ जाता, डेड सेल, तो फिर आप रॉबर्ट हुक पे जरूर जाते। लेकिन आपसे पूछा है लिविंग सेल मतलब लाइफ सेल, तो किसने किया था मेरे भाई? एवी लिविनहुक, मतलब एंटोनी वन लिविनहुक। तो बताइए मेरे भाई, तो रॉबर्ट हुक, आपका रॉबर्ट ब्राउन का भी आपके एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है। तो रॉबर्ट ब्राउन किस चीज का डिस्कवरी किया था? इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। याद कर लेना, भी साथ के साथ लिख लो ताकि आपको याद होता जाए। वैसे इस पे क्वेश्चन भी है, बट हाँ याद करते जाओ अभी। और जो सवान साहब थे, इन्होंने क्या कहा था मेरे भाई? इन्होंने जल्दी बताओ, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था, सेल थ्योरी दिया था। इसके साथ एक और कौन साइंटिस्ट थे, उसका मुझे आप नाम लिख के बताना। एक ये थे एंड एक और थे, तो वो आपका होमवर्क है, उसका नाम मुझे लिख के बताओ। मॉडिफिकेशन नहीं, नॉर्मली जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था उसका नाम लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन मैंने जो बताया अभी। बताइए हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, आपसे अगर पूछेगा बताइए न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? क्या एंटोइन लिविनहुक किया था? नहीं मेरे भाई, इन्होंने तो सेल का डिस्कवरी किया था। और कौन सा सेल का किया था मेरे भाई? लिविंग सेल का किया था।
क्या रॉबर्ट ब्राउन? अरे बिल्कुल सही बात भाई, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने ही न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। तो मुझे चलो रुदरफ्ट वर्चू है ना, रुदरफ्ट वर्चू, इन्होंने क्या किया था बता दो क्या? चलो, इन्होंने मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल थ्योरी दिया था। इसके बारे में, इन सब के बारे में नेक्स्ट मतलब कि चैप्टर मतलब नेक्स्ट टॉपिक में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, जिसमें आपका सेल थ्योरी गिवन है एनसीईआरटी का, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेल थ्योरी। तो उसके अंदर एस्केलेडियन स्वान है ना, उसका रुदरफ्ट, ये सारा चीज उसके बारे में वहां पे डिस्कस करेंगे अच्छे से, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, विच इन्वेंशन लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द सेल? बताइए इसमें से किस चीज का इन्वेंशन हुआ था जो कि किसके हेल्प किया? डिस्कवरी ऑफ द सेल में मदद किया। क्या कंप्यूटर की वजह से सेल का डिस्कवरी हुआ था? ये भी एनसीईआरटी का ही लाइन है, गौर से पढ़ोगे तो ये एनसीईआरटी का ही लाइन है। बताओ, क्या वो कंप्यूटर की वजह से हुआ था या टेलीस्कोप? नहीं नहीं, टेलीस्कोप भी नहीं। आपके एनसीईआरटी में क्लियर गिवन है कि माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद उसके मतलब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद डिस्कवरी किसका हुआ मेरे भाई? उसके बाद डिस्कवरी हुआ आपका सेल का। तो बता है इसको यूज मतलब कि किसने इसे यूज किया था, मतलब कि इसको कौन से, आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया, बताइए माइक्रोस्कोप का कौन से साइंटिस्ट ने यूज किया था? आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक साहब। कौन साहब मेरे भाई? रॉबर्ट हुक साहब इनको यूज करके क्या डिस्कवर किए थे? डेड सेल। क्या? डेड सेल। तो ये ध्यान रखना आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल स्ट्रक्चर? तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें से इम्प्रूव्ड क्या क्या था सेल को समझने के, सेल को स्ट्रक्चर को समझने के लिए, तो इसके अंदर क्या यूज हुआ था? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज हुआ था। आपको ये चीज भी अच्छे तरीके से ध्यान होना चाहिए। और इसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानना चाहोगे तो इसको क्यों होता है भाई? क्योंकि इसका हायर क्या होता है? रेजोल्यूशन होता है। इसका रेजोल्यूशन क्या होता है? हायर, लिख लो इसमें, हायर रेजोल्यूशन, हायर रेजोल्यूशन होता है। इसलिए हम इसके हेल्प से सेल के स्ट्रक्चर को और भी अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का है ना, अच्छे तरीके से इम्प्रूव्ड वे में समझ सकते हैं। ये जो माइक्रोस्कोप था, इसमें नॉर्मली आपका क्या हुआ था मेरे? सेल, डेड सेल को डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को उस वक्त हम नहीं समझ सके थे। जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझे, उनके एक एक स्ट्रक्चर को देखे कि उसके अंदर अच्छा न्यूक्लियस भी होता है, उसके अंदर राइबोसोम भी होता है, मतलब एक एक स्ट्रक्चर को डीपली तरीके से समझे। कब? जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ या इसको डिस्कवरी हुआ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे यार, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। व्हाट डज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नॉट रिक्वायर्ड टू लिव? बताइए बताइए बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है ना। बताइए, व्हाट डज अ यूनिसेलुलर, बता देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को नॉट रिक्वायर्ड, इसमें से क्या नहीं जरूरत है? अगर देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोले तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे जल्दी से कमेंट करो। सिंगल सेल, यूनिसेलुलर बोले तो सिंगल सेल, एक सिंगल सा सेल होगा, है ना, उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। अब आपको पता है सिंगल सेल भी इंडिपेंडेंट जी सकता है, लेकिन उसको भी कुछ चीज की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि इसके अंदर किस चीज की जरूरत है ही नहीं है उसको। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, मतलब सेल तो होगा भाई, परफॉर्म करने को उसको एनर्जी भी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलता है? उसको फूड से चाहिए, लेकिन उसको जीने के लिए ऑर्गेन की जरूरत नहीं है। ऑर्गेन की जरूरत उसको नहीं है, क्योंकि सेल से मिलके ही तो ऑर्गन बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। इसलिए उसको इस चीज की जरूरत नहीं है। हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक है, क्योंकि बेचारा अकेला फंक्शन कर सकता है मेरे भाई, उसे कोई मसला ही नहीं है। समझ में आया ना? कितना प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप स्टार पॉइंट लगा सकते हो, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इज इसेंशियल फॉर लाइफ? समझ में आया ना? एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इज इसेंशियल फॉर, बताइए इसमें से कौन सा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो कि इसेंशियल फॉर लाइफ है, जो हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है। सिंपल सी बात है, आपसे घुमा के क्या पूछ लिया गया है? बताइए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वही तो पूछा गया है। तो अगर ऐसा आपसे पूछता तो आप क्या बोलते? सेल बोलते। तो इसेंशियल ऑफ लाइफ के लिए भी क्या जरूरत है भाई? सेल्स। देखो कितने तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको यहाँ पे इजी लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, मीडियम भी है और कुछ हार्ड भी है, मतलब कुछ थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन भी है। आपको यहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए देखो एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको क्वेश्चन करना। अगर आप क्वेश्चन आप नहीं करते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप लेक्चर कीजिए सबसे पहले, उसके बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए। और क्वेश्चन आपको यहाँ पे एनसीईआरटी ही बेसिस पे मिलेगा, आपको एक भी क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी को समझने के लिए अगर मुझे देना पड़े तो वो तो आपको समझ में आ रहा है कि वो जरूरी है कुछ कुछ क्वेश्चन,
इसलिए आप इसे आराम से फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट करना। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आपका मतलब ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत हो आप मुझे यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, आप ये इंस्टाग्राम है यहाँ पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ दिस इज नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आसान सा क्वेश्चन यार, एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। बताइए इसमें से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है। क्या एम्यूबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम ये सारे के सारे हैं? बिल्कुल 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 भाई मेरे, ये सब क्या है, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन आपका जो ह्यूमन होता है, आपको पता है ये कैसा होता है, ये होता है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, याद कर लेना, एम्यूबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम ये सब के सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प रिवील डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा मतलब कि रिपीट हो गया, लेकिन आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो बताइए इसमें से क्या है, व्हाट हेल्प रिवील डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो मेरे ख्याल से ये आपको होमवर्क दे देना चाहिए थे, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने एक बार करवा दिया है, थोड़ा सा उसी को थोड़ा सा टिल्ड करके पूछ लिया है, आसान सा क्वेश्चन। अब इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सेल्स आर कॉल्ड द। बताइए सेल्स आर कॉल्ड द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मैकेनिकल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं आया, तो एनसीईआरटी का लाइन है। सेल्स आर कर देता स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे आप, तो उसमें क्या कह रहा है, विच साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। देखो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, बताइए न्यूक्लियस का डिस्कवरी यहाँ पे किसने किया था, किसने किया था। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी मैं लिख के बता दिया हूँ, इसलिए मैं आपको ये भी आपको क्या दूंगा मेरे भाई, बिल्कुल ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो आप खुद से इसका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20 आप ईमानदारी पूर्वक क्या करें, कमेंट करें, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। तो थोड़ा सा मैं आपको देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं। जैसे कि आपको पता है स्केलेटन, एस्वान, ये दोनों मिलकर क्या किए थे मेरे भाई, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया था। लेकिन अगर स्केलेटन है तो ये किस पे अगर पूछेगा, बताइए स्केलेटन साहब स्पेशली किस पे वर्क कर रहे थे, इन्होंने प्लांट सेल पे वर्क किया था। इन्होंने किस पे वर्क किया था, इन्होंने प्लांट सेल पे वर्क किया था। एस्वान के बारे में पूछे तो इन्होंने किस पे वर्क किया था मेरे भाई, इन्होंने एनिमल सेल पे वर्क किया था, एनिमल सेल पे वर्क किया था। और ये दोनों मिलके क्या दिया था मेरे भाई, इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दिए थे, ये दोनों मिलके क्या दिए थे मेरे भाई, सेल थ्योरी दिए थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और लिविंग हुक साहब जो थे, इन्होंने क्या डिस्कवरी किया था, लिविंग सेल, इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज अ सेल इंश्योर फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कितना अच्छा से क्वेश्चन है, बताइए व्हाट डज अ सेल इंश्योर, क्या इंश्योर करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या वो मर जाता है या रिप्रोडक्टिव इंडिपेंडेंटली करता है यूनिसेलुलर। बहुत घुमा गया क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा एनसीईआरटी ने इसे बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। आप जब पढ़ोगे वहां पे देखो, यहाँ पे एक मिनट में थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं यार, बहुत आगे चले गए हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट बस। देखो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पे कितने बेहतरीन तरीके से बातें की गई है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो ये सारी चीजें कितने बेहतरीन तरीके से, इसी को मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे इतना यकीन है कि आपको ये सारी चीजें समझ में भी आ रही होगी। बस यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज अच्छा अच्छा कमेंट करना, यहाँ सर बहुत अच्छा लगा है ना, ईमानदारी पूर्वक जरूर बताना मेरे भाई। तो देखो यहाँ पे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या इंश्योर करता है, क्या वो डेथ हो जाता, नहीं मर जाता, क्या मर जाता, नहीं डिपेंड नहीं यार, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड लाइफ फंक्शन। वो जो भाई यूनिसेलुलर अकेला काफी है ना, एक है कहावत, एक बिहारी 100 पे भारी, तो वो अकेला ही काफी है होता है भाई हर फंक्शन करने के लिए, चाहे वो कोई सा भी हो, लाइफ को ऑल फंक्शन वो अकेला जी सकता है, लाइफ का हर एक फंक्शन को वो अकेला कर सकता है। मैंने ऑलरेडी कई बार बता रखा है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, ग्रोथ हो, एक्सक्रीशन हो, कोई सा प्रोसेस ले लो आप, तो वो अकेला ही वो सारी चीजें कर सकता है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट एन इसेंशियल फॉर फंक्शन ऑफ लाइफ। क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है भाई, जल्दी देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा दिया क्या, क्या है, विच इज नोट एन इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। बताइए इसमें से कौन सा इसेंशियल नहीं है फंक्शन ऑफ लाइफ। अब देखो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा, जैसे आपके एनसीईआरटी में कुछ फंक्शन का जिक्र किया गया है, इसमें कौन सा फंक्शन हमारे मतलब कि नहीं है यार, इसेंशियल नहीं है।
क्या ग्रोथ है भाई? अगर ग्रोथ तो ज़रूरी है ना? ग्रोथ भी ज़रूरी है, एसेंशियल है हमारी ज़िंदगी के लिए। और आपका एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन का भी ज़िक्र किया गया है और आपके एनसीईआरटी में डाइजेशन का भी ज़िक्र किया गया है, डाइजेशन भी ज़रूरी है, एक्सक्रीशन भी कहीं न कहीं ज़रूरी है और रिप्रोडक्शन भी आपका ज़रूर लिख लेना सारी चीज़ें, रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है। लेकिन इंडिपेंडेंट सेल वॉल की क्या ज़रूरत है भाई? इसमें क्या ये फंक्शन तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन देखो, ग्रोथ भी आपका कहीं न कहीं फंक्शन है ना? आपका ग्रोथ देखो, ग्रोथ कहीं न कहीं आपका फंक्शन है, रेस्पिरेशन भी फंक्शन है, रिप्रोडक्शन भी फंक्शन है, लेकिन सेल वॉल का ऐसा तो कोई इंडिपेंडेंट फंक्शन वगैरह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आपसे पूछा गया, नोट पूछा गया। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। फिर से यार कितना प्यारा क्वेश्चन है। चलो इसमें से बताओ कि आप लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट किस वे में करते हो? एनसीईआरटी ने किस तरीके से किया है पता है? एनसीईआरटी ने कहा है कि जिसके अंदर सेल है उसको हम लिविंग के कैटेगरी में रखेंगे और जिसके अंदर सेल नहीं है उसको हम नॉन लिविंग के कैटेगरी में रखेंगे। मतलब जिसके अंदर सेल प्रेजेंट है वो लिविंग कहलाएगा, जिसके अंदर सेल नहीं है वो नॉन लिविंग कहलाएगा। तो वही है कि बताइए किस वे में आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? बिल्कुल भाई, सेल के प्रेजेंस में अगर है तो लिविंग, नहीं है तो नॉन लिविंग कहेंगे। न्यूक्लियस, ब्लड, ये सब ऐसा कुछ आपका नहीं है दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ए स्ट्रक्चर लेस देन अ सेल। एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है मेरे भाई, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी। एनसीईआरटी पढ़े हो ना? बोलो बोलो, अरे जल्दी कमेंट करो, अरे जल्दी करो, लेट नहीं करना है। ए स्ट्रक्चर लेस देन अ सेल कैन लिव इंडिपेंडेंटली। क्या वो सेल से भी, एक देखो सेल सबसे यूनिट है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर है। अगर इससे भी कोई लेस है, मतलब मान लेते एग्जांपल ये है, तो ये कह रहा है कि कैन लिव इंडिपेंडेंटली। नहीं भाई, अगर ये पूरा सेल ही होता अगर तो ये तो लीव कर सकता था इंडिपेंडेंटली, लेकिन यहाँ पे लेस देन की बात हो गई है। कैन रिप्रोड्यूस, कैन नॉट इंश्योर लाइफ, है ना? कैन नॉट इंश्योर लाइफ, तो वो लाइफ परफॉर्म नहीं कर सकता, वो जिंदा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कोई फंक्शन के लिए, जिंदगी जीने के लिए आपको एक कंप्लीट सेल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? विच इन्वेंशन रिवील द ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीसी। बताइए इसमें से किस चीज के इन्वेंशन के हेल्प से हम अलग अलग ऑर्गेनेल्स को हम रिवील कर सके, देख सके। जैसे आप न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ते हो, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हो, राइबोसोम के बारे में पढ़ते हो, है ना? और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स उनके बारे में पढ़ते हो। तो बताइए किसके हेल्प से हम इन सब चीजों के बारे में अब हम पढ़ सकते हैं? इनडायरेक्ट वे में वही कह रहा है कि बताइए स्ट्रक्चर ऑफ सेल को हम किसके हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल को, है ना? क्योंकि ये उसके अंदर ही आते हैं कि किसके इन्वेंशन, किसके हेल्प की वजह से हम ये सारी चीजों को अब अच्छे तरीके से मॉडिफाई में एक एक चीज को पढ़ते हैं। कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, न्यूक्लियस जो होता है ब्रेन होता है, और राइबोसोम जो होता है प्रोटीन फैक्ट्री होता है, ये सारी चीजें पढ़ते हो आप। बताओ किसके हेल्प से? बिल्कुल भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना? मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सारी चीजें नहीं होती, टेलीस्कोप पे मत चले जाना। ये है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एनसीईआरटी में इसका भी जिक्र किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यार, मैं बिल्कुल इसको आपको होमवर्क दूंगा। बताओ जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप का सेल, उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 देखो, व्हाट इज नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स। बताइए नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता है? क्या प्रेजेंट नहीं होता है बता। मैंने आपको कई बार बताया, आपका एनसीईआरटी वही कह रहा है भाई, जिसके अंदर सेल प्रेजेंट हो उसको हम लिविंग कहेंगे, जिसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग कहेंगे। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है, नॉन लिविंग के अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? नॉन लिविंग के कैटेगरी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है? व्हाट अलाउ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। क्या है? व्हाट अलाउ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। आपको पता भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, भाई ये एक ही सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म को क्या अलाउ करता है कि वो अपना जिंदगी इंडिपेंडेंट होकर जी सके? क्या वो लार्जर साइज होता है, जैसे एक बड़का सा सेल है, क्या इसके वजह से पूरा जिंदगी जी सकता है? क्या इसके अंदर बहुत सारा एनर्जी भरा हुआ इस वजह से जी सकता है? या इसके अंदर बहुत इसका वाल एकदम है ना, जबरदस्त वाला वाल, उसकी वजह से जिंदगी जी सकता है? नहीं। देखो लार्जर साइज की वजह से भी नहीं जी सकता है, एनर्जी बहुत स्टोर इसकी वजह से भी नहीं, स्ट्रॉन्ग वाल इसकी वजह, साइज वगैरह कोई मैटर ही नहीं भाई, चाहे वो छोटू सा भी सेल क्यों ना हो वो भी जी सकता है। लेकिन शर्त क्या है? एक कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना? यूनिसेलुलर मतलब एक कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इसके वजह से वो अपना लाइफ इंडिपेंडेंट होकर बिंदास होकर वो जी सकता है।
आई होप कि आपको यार अब तो कंसेप्ट आपको क्लियर इतना हो ही गया होगा, जो आपका इंट्रोडक्शन कहता है स्किल द यूनिट ऑफ लाइफ का, वो अब आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग सेल। ये भी आपका क्या हो गया, रिपीट क्वेश्चन हो गया, चलो कोई नहीं, ये भी आपका होमवर्क है, बताइए। चलो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक पूरा थोड़ा सा एक बार क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। तो रॉबर्ट ब्राउन पता है किसका डिस्कवरी किया था मेरे भाई, न्यूक्लियस का। जल्दी बोलो, आप भी बोलते चलो, न्यूक्लियस का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक है ना, हुक मतलब रॉबर्ट हुक। इन्होंने भी डिस्कवरी किया था किसका, किसका, डेड सेल का। डेड सेल अगर पूछे तो आपको क्या बोलोगे मेरे भाई, रॉबर्ट हुक बोलना है। डेड सेल का डिस्कवरी किया था। लिविंग हुक बोले तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, लिविंग सेल। इन्होंने किस चीज का डिस्कवरी किया था मेरे भाई, लिविंग सेल या लाइफ सेल, बात बराबर है, लाइफ लिविंग सेल। और स्केलेटन जो साहब थे, इन्होंने किस पे वर्क किया था मेरे भाई, मैंने अभी बताया था, इन्होंने प्लांट सेल पे वर्क किया था। इन्होंने कौन सी सेल पे वर्क किया था मेरे भाई, प्लांट सेल। और बाद में इन्होंने और एस स्वान साहब दोनों मिलके क्या दिए थे मेरे भाई, सेल थ्योरी दिया था इन दोनों ने मिलके। समझ में आया ना, तो ये आपका रिकैप हो गया। आते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाई कांट एनीथिंग लेस देन अ फुल सेल सपोर्ट लाइफ। बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। व्हाई कांट एनीथिंग, हम कुछ लेस देन अ सेल, अगर फुल सेल नहीं बना हम क्यों कुछ नहीं कर सकते भाई। पता इट कैन नॉट डिवाइड, क्या वो डिवाइड नहीं हो सकता, इस वजह से ये रीजन होता है नहीं। इट लैक न्यूक्लियस, इट कैन नॉट परफॉर्म ऑल द लाइफ फंक्शन। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, कई बार मैंने रिपीट कर दिया ये क्वेश्चन को, कई बार मैंने समझाया है, और आई होप कि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपसे मेरी बस एक रिक्वेस्ट, आप ईमानदारी पूर्वक मुझे बताएंगे आपको 30 में कितने मार्क्स आए हैं, और जो जो मैंने अभी होमवर्क दिया है प्लीज उसका जरूर कमेंट कर देना ना भाई। और आपको ये कैसा लगा, ये भी मुझे आपका फीडबैक चाहिए, आपको मतलब कि ये सीरीज कैसा लगा, ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं, है ना। तो अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो आपको वाकई में पसंद आया था, अब इसे आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, अब इसे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि आपको ऐसा वीडियो आता रहे और आप उसे देखना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करना, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, और कमेंट करके तो ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। और ये है आपके भाई का इंस्टाग्राम, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो, आप कुछ भी जो भी आपको कुछ भी आप पूछ सकते हो, है ना। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो। टेलीग्राम में इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको मिलता है पीडीएफ वगैरह। ये व्हाट्सअप है, मेरे को यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज करना, ताकि मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मैं आपको ज्वाइन कर सकूँ। वैसे मैं लिंक दे दिया हूँ, जैसे आपको इंस्टाग्राम का, व्हाट्सअप का, टेलीग्राम, हर चीज़ का आपको लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप एक एक चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ से आपको अपडेट मिलता रहे, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगी, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मिलती रहेगी। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। नेक्स्ट लेक्चर देखो, मैं आपको बता दूं नेक्स्ट चैप्टर आपका होने वाला है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी पे मैं आपको बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें कब मॉडिफाई और बहुत सारा चीज आपके लिए होने वाला है। बिल्कुल इस नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है। तो तब तक के लिए लेते हैं विदा, और अच्छे से पढ़ाई करें और बिंदास होकर रहें, कोई टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।